नमस्कार, द चाणक्य टीवी राजस्थान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ देवशिखा। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ओम प्रकाश चौधरी, एक वरिष्ठ पत्रकार जो फिलहाल नेशनल और रीजनल चैनल्स में अपनी पत्रकारिता की सेवाएं दे रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं, अंता में उपचुनाव की जो सरगर्मी है वो तेज हो चुकी है जी। वैसे तो सर्दियों का मौसम आ चुका है, लेकिन अंता में अभी भी गर्मी बनी हुई है। तो आप क्या देखते हैं वहाँ पे, वोट फैक्टर ज़्यादा है या फिर जातिगत जो फैक्टर है, कास्ट फैक्टर है, वो ज़्यादा है? आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज़? देखिए दीपशिखा, सबसे पहले बात करूं, आपने जो बात कही कि सर्दियां और गर्मियां, ये राजनीतिक बिसात है। और राजनीतिक बिसात में अक्सर देखा जाता है कि जो ऊंट होता है राजनीति का, वो किस करवट बैठता है, ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है कि जनता को किस प्रकार का आदमी वहां पर चाहिए, किस प्रकार से जनता उस आदमी के ऊपर विश्वास जताएगी। क्योंकि कहते हैं कि जनमत से बड़ा कोई मत नहीं है। जी। और इसी जनमत को लेकर आज जो चुनाव जो हो रहे हैं 11 नवंबर को, उन चुनाव में एक प्रकार से विशेष रूप से अगर देखा जाए, पहले भी कई उपचुनाव हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से जो गर्मी यहाँ पर देखी जा रही है, राजनीतिक गर्मी, वो सबसे ज़्यादा है। कारण इसके पीछे का कारण ये है कि हाड़ौती क्षेत्र से ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का वो पूरी तरह से क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो प्रतिष्ठा है वो भी यहाँ पर दाव पर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वर्तमान में, वो 8-6 का जो आंकड़ा है, ये 8-6 का आंकड़ा पूरा करना चाहते हैं। 8-6 का आंकड़ा क्या है वो मैं आपको समझा दूं कि 2024 में जब उपचुनाव हुए थे तो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। उनमें से 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। और 2 सीट जो थी उनमें एक सीट पर कांग्रेस ने और एक सीट पर भारत आदिवासी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। अब ये 8वीं सीट है उपचुनावों की। तो कहीं ना कहीं 8-6 का जो आंकड़ा है वो भाजपा अपनी पक्ष में करना चाहती है। वहीं दूसरी अगर प्रतिष्ठा की बात करें, कांग्रेस का भी यहाँ पर प्रतिष्ठा का सवाल है। अगर पहले बीजेपी की मैं बात करूं तो जो मोरपाल सुमन है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने सिंबल दिया है, ये वसुंधरा राजे सिंधिया का करीबी माना जाता है राजनीतिक लिहाज से। वहीं पर ये अभी वर्तमान में 12 में प्रधान है। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक जो समीकरण है दीपशिखा, ये राजनीतिक समीकरण भी कहीं ना कहीं इंगित करते हैं। वही अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस में जिस प्रकार से लगातार सचिन पायलट जो धरातल पर मेहनत कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात इन चुनाव में एक देखने को मिली है, अंता उपचुनाव में, कि कांग्रेस जहां जिस मंच पर एक नेता आ जाता था तो शायद एक नेता उस मंच पर नहीं आता था दीपशिखा। लेकिन इस चुनाव में देखने को मिला कि जो कांग्रेस का ही नेता जो उस मंच को साझा नहीं करना चाहता था, वो नेता भी आकर इस मंच पर बैठ रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। जब यहाँ पर विधायक रहे कंवरपाल मीणा, जो विधायक रहते हुए उनके ऊपर आरोप लगे और उनकी सदस्यता रद्द हो गई, और सदस्यता रद्द होने के बाद भी यहाँ पर ये उपचुनाव हो रहे हैं। अगर मैं पहले के समीकरण की बात करूं, 2023 में जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी मात्र 5,861 वोटों से लीड लेकर यहाँ से कंवरपाल मीणा जो थे वो चुनाव जीते थे। और वर्तमान की स्थिति की बात करूं तो वर्तमान स्थिति में दीपशिखा यहाँ पर त्रिकोणीय जो मुकाबला है वो देखा जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार नरेश मीणा का संघर्ष है, वो संघर्ष भी कहीं ना कहीं, और जो युवाओं की टीम है वो काफ़ी भीड़ जिस प्रकार देखी जा रही है, जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे नागौर क्षेत्र में हनुमान बेनीवाल के साथ युवा वर्ग ज़्यादा है, उसी प्रकार नरेश मीणा के साथ भी इस तरफ का युवा वर्ग ज़्यादा। अब ये तो समय बताएगा और समय की पराकाष्ठा है कि ये जो भीड़ तंत्र है ये तंत्र यानी मत तंत्र में बदलता है या नहीं बदलता है, ये तो 11 नवंबर और 14 नवंबर को जो फैसला, 11 नवंबर को वोटिंग और 14 नवंबर को जो फैसला आएगा वो बताएगा। लेकिन वर्तमान अगर अंता की बात करें तो 20 उम्मीदवार इस समय अंता विधानसभा सीट पर चुनावी मैदान में है।
जो कई अन्य स्वतंत्र पार्टियों से भी है, कई जो है वो निर्दलीय भी है, लेकिन मुख्य रूप से जो 3 उम्मीदवार हैं यहाँ पर, जिसमें से पहले अगर मैं बात करूं मोरपाल सुमन जो भारतीय जनता पार्टी से हैं जी दूसरा यहाँ पर प्रमोद जैन भाया जी और तीसरा नरेश मीणा। जी तीनों के बीच ये बड़ा संघर्ष है और ये संघर्ष की राह किसके लिए आसान होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा कि किस प्रकार से यहाँ पर फैक्टर है चुनाव का, अगर मैं जातीय समीकरण की बात करूं उससे पहले आपको बता दूं कि इस विधानसभा में करीबन 2,27,000 के लगभग वोट है जो वोटिंग होगी। इनमें से करीबन आप ये मान के चलिए, क्योंकि संघर्ष तीनों का त्रिकोणीय है, तो कहीं ना कहीं 1,90,000 95,000 के लगभग यहाँ पर वोटिंग होने की का अनुमान है। इनमें से अगर सबसे ज्यादा अगर फैक्टर माना जाए जातीय समीकरण के आधार से दीपशिका, तो लगभग 45,000 वोट यहाँ पर माली समाज के हैं और एससी समाज की अगर मैं बात करूं तो लगभग करीबन मैं बता रहा हूं 35,000 के लगभग वोट यहाँ पर एससी के हैं और 32,000 के लगभग वोट यहाँ पर मीणा समुदाय के हैं। वहीं मुस्लिम वर्ग और अन्य जो वर्ग हैं उनको जोड़ के लगभग 25,000 की वोटिंग उनकी है। तो कहीं ना कहीं अगर जातीय फैक्टर से भी हम देखते हैं तो मोरपाल सुमन जो माली समाज से हैं वो कहीं ना कहीं 45,000 पर है और अगर मीणा समाज की मैं बात करता हूं तो 32,000 वोट यहाँ पर मीणा समाज के हैं। लेकिन ये जो वोटिंग है ये इसमें सामाजिक फैक्टर तो प्रभाव कर ही रहा है, चाहे वो तो अंता का उपचुनाव हो या खींवसर का उपचुनाव हो या झुंझुनू में हुआ हो या अन्य किसी जगह पर उपचुनाव हुआ हो। सभी जगह जातीय फैक्टर तो प्रभाव पड़ता है, चाहे ये उपचुनाव की बात करें या नॉर्मल जो विधानसभा या लोकसभा के जो चुनाव होते हैं जातीय फैक्टर वहाँ पर काम करता है। लेकिन इन चुनावों के जो गणित है, समीकरण है, वो अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं है, अब ये चेहरे के चुनाव हो गए हैं। अच्छा, एक चेहरा जो प्रमोद जैन भाया का, हाँ, जिन पे लगातार आरोप लग रहे हैं, दूसरा चेहरा मोरपाल सुमन का यहाँ पर है, तीसरा नरेश मीणा का यहाँ पर है जी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो जिसकी सादगी जो होगी उस सादगी के भी वोट यहाँ पर जो जिसको हम बोलते हैं ना सिंपैथी बोलते हैं जी, जी, जी। उसके वोट भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलने की संभावना है। जी, जब चुनाव की यहाँ पे घोषणा हुई थी जी तब मोरपाल सुमन का नाम नहीं आया था। उन्होंने बहुत लास्ट में आके पार्टी ने रिवील किया था कि मोरपाल सुमन भाजपा की तरफ से आने वाले हैं। कांग्रेस की तरफ से हमें पता था प्रमोद जैन भाया है, निर्दलीय हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आने लग गया, रैलियां आने लगी, पार्टी के जो बड़े बड़े नेता थे वो अपने जो टीम लीडर थे, जो प्रत्याशी थे, उनको समर्थन देने के लिए वहां आने लगे। भाजपा से अपने रानी साहिबा आई, भजनलाल जी आए, डिप्टी सीएम आए, प्रेमचंद बैरवा जी आए, पर कांग्रेस की तरफ से वहां पे डोटासरा आए, अशोक गहलोत उन्होंने भी समर्थन दिया और सचिन पायलट उन्होंने भी समर्थन दिया। अब एंड मोमेंट में हनुमान बेनीवाल ने इनमें एंट्री मारी है। आज उन्होंने अंता में नरेश मीणा के साथ में अपना समर्थन दिखाया है। हम जानते हैं कि जो हनुमान बेनीवाल है वो हमेशा किसानों के हितों की बात करते हैं, युवाओं के हितों की बात करते हैं। हमने पीछे देखा कि उन्होंने युवाओं के लिए धरना प्रदर्शन भी दिया था, एसआई भर्ती को रद्द करवाने में उनका बहुत योगदान रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अब हनुमान बेनीवाल जब नरेश मीणा का समर्थन देने यहाँ आए हैं तो क्या कुछ इससे प्रभाव पड़ने वाला है? जो बड़े बड़े नेता यहाँ पे अपनी पार्टियों को सपोर्ट करने आए थे, खुद सीएम भजनलाल यहाँ आ चुके हैं, तो क्या बेनीवाल के आने से आंकड़ों में थोड़ा चेंज होने की संभावना है या क्या क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, आप बात बताऊं दीपशिका जी, वही कहावत ये भी है कि संघर्ष की राह पर जो चलते हैं वो अंधेरों में भी चिराग जला देते हैं जी। और यहाँ पर नरेश मीणा संघर्ष की राह पर चल रहा है। नरेश मीणा अपना जो आइकन है, आदर्श है, वो कहीं ना कहीं भगत सिंह को मानते हैं। आपने भी देखा होगा जब कभी भी वो मंच पर साझा करते हैं या कोई भी धरना प्रदर्शन करते हैं तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा वो लगाता है जी। उसी प्रकार जिस प्रकार हनुमान बेनीवाल ने संघर्ष किया था, चाहे हनुमान बेनीवाल की हम छात्र राजनीति की बात करें,
रात को 12 बजे भी जेल के ताले उनके लिए खुले थे जब भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे जी। उस समय। उसी राह पर अब नरेश मीणा चल पड़ा है। नरेश मीणा को कहीं ना कहीं लगता है कि जिस प्रकार हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान में अपनी अमिट छाप बनाई है उसी प्रकार मेरी भी छाप बन सके। लेकिन ये चुनाव है जनाब, चुनाव में कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। पहले हनुमान बेनीवाल का संघर्ष चाहे वो नागौर की धरती से हो, चाहे जयपुर की धरती से हो, या मारवाड़ की धरती से हो, या शेखावाटी की धरती से हो, हनुमान बेनीवाल एक यूथ जो है आज के, ऐसे कई यूथ है हालांकि सबको नहीं मान सकते, उनके आइकन बने हुए हैं। और कहीं ना कहीं जब हनुमान बेनीवाल का भाषण कोई आदमी सुनता है, अभी भी मैं सुन रहा था हनुमान बेनीवाल का भाषण, तो जिस प्रकार से उनका जो भाषण था वो भाषण कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है उस युवा पीढ़ी को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर सामाजिक स्तर की बात करें तो सामाजिक स्तर पर तो हालांकि हनुमान बेनीवाल का प्रभाव वहाँ पर पड़ेगा, लेकिन अगर मैं राजनीतिक स्तर की बात करूं तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 15 से 20% जो वोट हैं उन वोटों का जो डाइवर्जन होगा वो हनुमान बेनीवाल के आज आ जाने से हुआ। क्योंकि आज एक अकेले हनुमान बेनीवाल ही नहीं है, वहाँ पर सर्व समाज के जो नेता है जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के ऊपर कटाक्ष करके चलते हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह मान लो, चाहे मध्य प्रदेश से ममता मीणा मान लो, चाहे शेखावाटी अंचल से राजेंद्र गुड्डा मान लो, और तमाम वो नेता जो कहीं ना कहीं नरेश मीणा को विधायक बनाना चाहते हैं, वो सब आज उस एक मंच पर दिखे हैं। और मंच से सबका जो एक आह्वान हुआ है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही की रीतियों और नीतियों को लेकर जिस प्रकार से आरोप और प्रत्यारोप की जड़ी आज मन से लगी है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव तो हालांकि वहाँ पर पड़ेगा। और देखिए हनुमान बेनीवाल का जो संघर्ष है वो काफ़ी लंबा संघर्ष है जी। और कहीं ना कहीं अगर हनुमान बेनीवाल कहीं जाते हैं तो हालांकि प्रभाव पड़ता है। चुनाव है, राजनीति में हनुमान बेनीवाल खीवंसर के एक पुरोधा थे, लेकिन जब उपचुनाव हुए तो कहीं ना कहीं उनको उनकी जो वाइफ थी कनिका बेनीवाल उनको मात यानी पटकनी लगी। तो राजनीति में चलता है, राजनीति में जीत किसकी होती है, हार किसकी होती है। अगर बात करें, आपको वो पहलू भी याद होगा कि सीपी जोशी जब एक वोट से चुनाव हार गए थे, तो हार जीत एक अलग पहलू है, लेकिन जिस प्रकार से जो समीकरण आज हाड़ौती की धरा पर देखने को मिले उससे ऐसा लग रहा है कि जो अब उपचुनाव हो रहे हैं उन उपचुनावों में कहीं ना कहीं विधानसभा के जो मुख्य चुनाव है उनसे ज़्यादा जोर आजमाइश पार्टियां कर रही है। क्योंकि देखिए पहले उपचुनाव जो होते थे उन उपचुनावों में पता ही नहीं लगता था कि राजस्थान में चुनाव भी है, कोई नेता आता ही नहीं था, बड़ा प्रत्याशी आता था, कहीं पहुंच जाता था, कहीं नहीं पहुंच जाता था, वोटिंग हो जाती थी, पार्टियों के जो वोट थे वो मत पेटियों में बंद हो जाते थे, कोई भी प्रत्याशी चुनाव जीत जाता था। लेकिन ये चुनाव एक अहम चुनाव हो गया और कहीं ना कहीं हाड़ौती के अंचल में अगर नरेश मीणा यहाँ पर चुनाव जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये मान के चलो एक नए नेता का जन्म यहाँ से होगा। जी हम जानते हैं कि राजनीति है, विवादों से घिरी होना तो स्वाभाविक ही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और कहा जाता है कि आपका वाणी पर कितना नियंत्रण है। नरेश मीणा का इसके बहुत ज़्यादा विवादों में घिरे रहे हैं, इस वाणी को लेकर अपने को, उनके कार्यकर्ताओं के साथ भी उनका काफ़ी बार झड़प देखी गई है और बहुत सारे ऐसे वो विवादित बयान भी देते रहे। हनुमान बेनीवाल भी उसमें शामिल है, हनुमान बेनीवाल के भी काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस वायरल होते रहते हैं जिसमें वो विवादित टिप्पणियां देते हैं मुख्यमंत्री को लेकर, वसुंधरा राजे को लेकर, सबके ऊपर वो अपना कटाक्ष देते हैं। तो नरेश मीणा भी इसी लाइन में शामिल हो गए। तो क्या आपको लगता है कि इस स्वभाव से उनकी राजनीति के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए दो चीज है, आदमी एक तो बंदिश में रहता है और एक आदमी स्वतंत्र रहता है। अगर किसी पार्टी का दुपट्टा कोई पॉलिटिकल लीडर गले में डाल रखा है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं स्वाभिमान आता है और कहीं ना कहीं वो बंदिशों में रहता है कि जब तक पार्टी उनको कुछ नहीं कहेगी वो किसी प्रकार का कोई बयान नहीं देंगे। नरेश मीणा युवा है और आज से नहीं, मैंने खुद ने देखा कि जब देवली उनियारा का चुनाव था किस प्रकार से
उस देवली उनियारा के चुनाव में भी आक्रोशित हुआ और एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया जी। उसके बाद कार्यकर्ताओं के ऊपर भी उन्होंने नाराजगी दर्शाई। तो कहीं ना कहीं जो अग्रेसिव स्वभाव है नरेश मीणा का, उस अग्रेसिव स्वभाव को जो उनके कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता भी जानते हैं कि नरेश मीणा का स्वभाव ऐसा है, तो उससे नाराजगी नहीं होती। लेकिन राजनीति ये कहती है और चाणक्य नीति में भी लिखा हुआ है कि अगर राजनीति में कोई पुरोधा है, राजनीति में कोई नेता है, तो उसको कहीं ना कहीं पैसेंस रखने की सख्त आवश्यकता होती है। और राजनीति में अगर कोई व्यक्ति पैसेंस यानी धैर्य नहीं रखता है तो शायद वो राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाता। तो नरेश जो अब चुनाव जो लड़ रहा है, अंता वाला चुनाव जी। इस चुनाव में और देवली उनियारा वाले चुनाव में कहीं ना कहीं वाणी में तो संयम आया है और धीरे धीरे प्रादुर्भाव जो हो रहा है उसके मन के विचारों का, वो कहीं ना कहीं उसको फायदा भी पहुंचाएगा। सर, आपने ये तीनों समीकरण देखे होंगे कि कौन कौन सी सारी पार्टियों ने एडी से लेकर चोटी तक का जोड़ लगा रखा है अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए, और जो युवा है वो खासकर नरेश मीणा के समर्थन में है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं झुकाव नरेश मीणा की तरफ है, लोगों का रुझान है, या फिर हमें 14 नवंबर को एक अलग ही सरप्राइज मिलने वाला है? देखिए मैडम, स्टूडियो में बैठे हैं और अभी ये कहना मुश्किल होगा और मुनासिब भी नहीं है जी। क्योंकि पत्रकारिता का धर्म ये नहीं कहता है कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए आप खुलकर ये बात कह दो कि कौन जीत रहा है, कौन हारा है, किसका क्या समीकरण है जी। क्योंकि जो नियम है, कायदे हैं, कानून है, उनका भी थोड़ा नज़र अपने को रखनी पड़ती है। जी। कौन निकल के आएगा, कौन नहीं निकल के आएगा, ये अभी चुनाव से पहले नहीं कह सकते। लेकिन इतना ज़रूर है जी कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तीनों के बीच में जो स्थिति है, उस स्थिति में भाजपा को हल्का सा कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है। वो फायदा कैसे मिल रहा है? वो फायदा देखिए, बात करें नरेश मीणा जो पूरी तरह से कांग्रेस से टिकट मांग रहा था, कांग्रेस समर्थित व्यक्ति है जी। तो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो वोटिंग प्रतिशत है उनमें कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो लोग हैं, बड़े नेता है या जो वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं जी। किसी के ऊपर किसी प्रकार का एलिगेशन लगता है तो उसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं चुनाव पे पड़ता है। और आरोप प्रत्यारोप का तो हमेशा राजनीति में दो राय है। अगर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगेंगे राजनीति में तो शायद वो इस समय की राजनीति नहीं है। एक राजनीति उस समय की हुआ करती थी जब देश या स्टेट में कहीं पर भी किसी प्रकार की भारी शक्तियों के द्वारा तनाव की स्थिति हो जाती थी, और चाहे वो राजनीतिक मंच से, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्य परिषद हो, नगर परिषद हो, कहीं पर राजनीतिक दल वाले जो नेता है झगड़ा करते थे। लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आ जाती थी तो कहीं ना कहीं दोनों ही दलों के लोग एक जगह बैठ कर ये सोचते थे कि अपने को क्या करना है। लेकिन वर्तमान में ये चीज़ राजनीति में नहीं दिख रही। वर्तमान में तो आपसी जो कटुता की भावना है, और ये कटुता की भावना ही कहीं ना कहीं जो भारत विकसित श्रेणी की ओर बढ़ रहा है, विकसित देश की ओर बढ़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से नाराज़गी होती है। विदेशी इंटरनेशनल मीडिया में भी ये चीज़ें जाती है, जिस प्रकार से बयान आते हैं और जिस प्रकार से एक व्यक्तियों को एक दूसरे व्यक्ति के द्वारा स्पेशल रूप से टारगेट किया जाता है। तो राजनीति में इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो दौर भी याद कीजिए जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में थे। दोनों के बीच में लोकसभा में काफ़ी बहस होती थी, लेकिन जब देश पे संकट आने की बात हुई तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी को भारत की तरफ से प्रतिनिधि बनाकर भेजा। असली राजनीति वो है। आज की राजनीति में मंच के ऊपर से हम क्या बोल रहे हैं, हमारी वाणी की क्या कह रही है, हमारी वाणी पर खुद को संयम नहीं है, दूसरों के ऊपर हम आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोपों के दौर को कम करके एक सगल और स्वच्छ राजनीति राजस्थान में हो, इसी की परिभाषा को इन राजनेताओं को समझनी चाहिए। जी, अब हम ये जानना चाहेंगे सर कि नरेश मीणा के जो बैकफुट पे रहे हैं राजेंद्र गुड़ा जी,
उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, उनके धरने प्रदर्शन से लेकर अब रैली आयोजन में और सब चीज़ों में ये राजेंद्र गुडा जी अपने बड़े भाई की तरह नरेश मीणा के साथ रहे। तो आप उनका कितना योगदान देखते हैं नरेश मीणा के इस उपचुनाव में जीताने में? उनमें अगर वो जीत जाते हैं तो उनका बहुत बड़ा रोल होगा। देखिए, राजेंद्र गुड्डा मंत्री रहे हुए हैं जी, शेखावाटी के एक जाने माने नेता है, ऐसी बात नहीं है। और उनकी जो वाणी, आपने कई बार उनके भाषण सुने होंगे, भाषण सुनने से पहले ही हंसी आ जाती है। जी, और जिस प्रकार से वो रोल निभाते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि राजेंद्र गुड्डा का भी जो वर्चस्व है जी, वो वर्चस्व हालांकि बरकरार है। चुनाव, मैंने पहले भी कहा था, चुनाव हारे जीते वो एक अलग चीज़ है, कोई भी नेता। लेकिन राजेंद्र गुड्डा जिस प्रकार से आज से नहीं, जी, जब नरेश मीणा जेल में बंद थे, जी, जी, मिलने भी गए थे। मिलने भी गए थे, और उसके अलावा जब शहीद स्मारक पर नरेश मीणा अनशन पर बैठे थे, जी। तब भी लगातार राजेंद्र गुड्डा उनके संपर्क में थे। और शहीद स्मारक पर उनके जो भी उनसे काम होता था संबंधित नरेश मीणा के प्रति, वो काम वो प्रतिनिधित्व के रूप में वो कर रहे थे। और आज वो चुनाव में भी साथ है। तो कहीं ना कहीं देखिए, राजेंद्र गुड्डा भी एक प्रकार से आप निर्दलीय के तौर पर ही मानो, जब वहाँ से चुनाव लड़ते थे, कभी उन्होंने उस पार्टी से चुनाव लड़ा, कभी उन्होंने इस पार्टी से चुनाव लड़ा, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी किसी राजनीतिक पार्टी का बंदिश नहीं है। और उनको लगा कि आज नरेश मीणा के पास अपने को जाना चाहिए, तो वो नरेश मीणा के पास गए। और जिस प्रकार से तमाम वो तन मन धन से उनका जो सहयोग कर रहे हैं, और अपेक्षित है कि जिस प्रकार से अगर नरेश मीणा चुनाव जीत जाते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं बड़ा जो अहम योगदान रहेगा वो राजेंद्र गुड्डा का भी यहाँ पर योगदान रह सकता है। तो ये थे हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश चौधरी, जिन्होंने अंता में उपचुनाव के ऊपर तमाम पहलुओं के ऊपर अपने विचार साझा किए, हमारे साथ जुड़े। उसके लिए हम दोबारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सर। थैंक यू मैम, आपने बुलाया स्टूडियो में, जिस प्रकार से मेरी बात रखने की जी। परिकाष्ठा सामने आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अंता से जुड़े चुनाव की हर अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ।